हाँ जी, राम राम सा। इस समय लॉकडाउन चल रहा है और जैसा आप सबको पता है अधिगम क्लासेस ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है और आप सबका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन। अधिगम क्लासेस के अंदर हिंदी विषय की हम शुरुआत करेंगे, व्याकरण से हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है सकारात्मक सोच। आप सब इस समय अपने घर पर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचें कि नहीं अब हम क्या करेंगे, पढ़ाई कैसे होगी। हम सब अधिगम परिवार आपके साथ है। आप अपने घर पे रहते हुए अपनी तैयारी निश्चित रूप से शुरू कीजिए और जहाँ आपको समस्या आएगी वहाँ पर शिक्षकगण आपका उस समस्या का समाधान करेंगे। तो हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे आखिर व्याकरण है क्या। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम किसी ना किसी टॉपिक से शुरुआत तो कर चुके होते हैं, लेकिन सबसे बेसिक चीज़ जो होती है कि व्याकरण है क्या, वो ही छूट जाती है। अगर हम निश्चित तौर पर एक एक पॉइंट से जुड़ करके चलेंगे तो आप ये मानकर चलिएगा कि हिंदी विषय में पूरे मार्क्स आप ले सकते हैं। इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं है। रीट के दौरान पिछले टाइम में हम लोगों ने देखा, मैंने पाया भी कि हमारे विद्यार्थियों के 30 में से 30 मार्क्स आए हैं, लेकिन आपको पूर्ण सतत अध्ययन करना होगा। कहीं पर भी अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना ये टॉपिक मेरा बहुत अच्छा है। हमें हर टॉपिक की शुरुआत जीरो से करनी होगी। वैसे मैं आपको बता दूं, ये हर किसी के लिए हर सब्जेक्ट पर लागू होता है कि हर सब्जेक्ट की शुरुआत जीरो से हो और जीरो से चलते हुए हमें 100% तक अपने टॉपिक को, अपने सब्जेक्ट को क्लियर करना है। अगर हम ऐसा करते हुए चलेंगे तो ये कंफर्म है कि हमारे सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, बहुत टाइम से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या एक ही होती है, क्या कि उन्हें ये नहीं पता मैं किस टॉपिक में कम कर रहा हूँ या मेरा कौन सा टॉपिक जोन वीक है। जब हम उसको पहचान लेंगे और उन कमियों को दूर कर देंगे तो हम निश्चित तौर से अपने सब्जेक्ट पर कमांड कर लेंगे और हमारा सिलेक्शन होना निश्चित है। तो हम शुरुआत करते हैं अपने व्याकरण से। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि आखिर व्याकरण है क्या। अगर मैं बात करूं, आप लोगों के क्वेश्चन आता है कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग है, प्रत्यय है, मूल शब्द है। उसी आधार पर अगर हम लेकर चलें व्याकरण शब्द को तो यहाँ से विउपसर्ग, आउपसर्ग और कई विद्यार्थी कहते हैं करण मूल शब्द। जी, ये भी सही होगा। कई बच्चों के आंसर्स जब मैं क्लास में पूछती हूँ तो वो कहते हैं कि वी और आ उपसर्ग है, क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय है। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी, जी गलत वो लोग भी नहीं हैं, लेकिन ल्युट प्रत्यय हिंदी में नहीं होता, संस्कृत में होता है। हिंदी और संस्कृत दो अलग अलग भाषाएं हैं। आप लोगों को ये विशेष तौर से ध्यान रख करके चलना होगा कि आप संस्कृत को हिंदी में मिक्स न करें और हिंदी को संस्कृत में मिक्स न करें। पिछले रीट के दौरान ऐसा हो चुका है कि क्वेश्चंस आए हैं, जैसे एक बार हिंदी में पूछा गया था कि बताइए लिंग के कितने भेद हैं, जहां आंसर हिंदी के अकॉर्डिंग 2 है और संस्कृत के अनुसार 3 है। वैसे ही एक बार क्वेश्चन आया है रीट के अंतर्गत संस्कृत सब्जेक्ट में, मैंने देखा था कि अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम बताइए। तो मैं आपको बता देती हूँ, हिंदी में तो वो य र ल व है, पर संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में य व र और ल है। अगर हम हिंदी को हिंदी के अनुसार पढ़ेंगे तो सही करेंगे, नहीं तो हो सकता है संस्कृत हिंदी की सहयोगी है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ जगह जाकर दोनों जो विषय हैं उनकी प्रकृति अलग अलग है। तो आपको हिंदी को हिंदी के अकॉर्डिंग करना है, उसमें संस्कृत की चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ ल्युट प्रत्यय नहीं आएगा क्योंकि ल्युट प्रत्यय संस्कृत में होता है, हिंदी के अंतर्गत नहीं होता है। तो अगर हम बात करें वो चीज़ नहीं आएगी, वो संस्कृत विषय में आपकी सही रहेगी। यहाँ मैं बात करूँ, एक चीज़ आप और कर सकते थे, ये जो शब्द आपको नज़र आ रहा करण, इस करण के अंतर्गत भी क्री धातु और अन प्रत्यय है। क्री धातु है,
अन प्रत्यय है। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ से तो सिंपल सी एक बात है कि आपकी जो क्वेश्चन आता है प्रत्यय वाला, तो उसी से मैं लेकर के इसे जोड़ रही हूँ आपके। जैसे आपने एक शब्द पढ़ा होगा संधि के अंतर्गत नयन, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और नयन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आप सब बता देते हैं ने धन अन, यानी उसमें ने धातु है, अन प्रत्यय है। तो वैसे ही आपसे कहीं शब्द दे दिया गया करण, तो आपको ये पता होना चाहिए कि करण में क्री धातु है और अन क्या है, प्रत्यय है। तो इसलिए आपको प्रत्यय के अकॉर्डिंग इसको ध्यान रखना होगा। यहाँ आने के बाद कुछ विद्यार्थियों की शुरू में ही एक समस्या आती है, हमें ये नहीं पता ये उपसर्ग कैसे है, प्रत्यय कैसे आ गया, ये वी कैसे आ गया, धातु क्या है। देखिए धीरे धीरे सब्जेक्ट की सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, फिर भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा करके इनके बारे में बता रही हूँ, जिससे कि आपकी समस्या यहीं समाधान उनका हो जाए समस्याओं का। तो सबसे पहली बात, उपसर्ग आप जब पढ़ेंगे आगे आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो सबसे बड़ी बात यहाँ से, ये जो धातु है संस्कृत के मूल रूप को हम धातु कहेंगे। किसके मूल रूप को? संस्कृत। संस्कृत का मूल रूप धातु है, यानी संस्कृत में धातु होती है और हिंदी में होती है क्रिया। हिंदी में क्रिया होगी, संस्कृत में धातु होगी। और अगर हम लोग बात करें, क्रिया बहुत अच्छे से जानते हैं, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, सोना जागना, आपने बहुत सी क्रियाएं पढ़ी हैं। क्रिया के अंत में ना होता है, और अगर हम ना हटा दें तो क्या बन जाती है संस्कृत में धातु। जैसे मैं आपको बताती हूँ इसके अंतर्गत, चल, खा, पी, कर, सो, जा। अगर आप ये देख रहे हैं शब्द, तो आपको मैं बता दूं ये सब के सब धातु हैं। दिखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे एक सेंटेंस है, चल खा पी कर सो जा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब धातु हैं। आप जैसे इसमें ना लगाएंगे ये क्या बन जाएंगी? क्रिया, यानी चलना, खाना, पीना, करना, सोना, जाना, ऐसे ये क्या बनेंगी? क्रिया। तो आपको पता चल चुका होगा कि क्री क्या है? धातु। ये क्री हिंदी में कर, हिंदी में कर, संस्कृत में क्या होता है? क्री। जैसे कुछ रूपों में जाकर हिंदी में परिवर्तन होता है, जैसे आपने वो पढ़ा होगा पठ धातु संस्कृत में, हिंदी में पठ की बजाय वो पढ़ रूप आपको पढ़ने को मिलता है। वैसे ही संस्कृत में क्री, हिंदी में क्या हो गया? कर। तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि इसके अंतर्गत धातु क्या है और व्याकरण शब्द आखिर बना कैसे है। अब बात करते हैं अर्थ की, आखिर व्याकरण का अर्थ क्या होता है। देखिए सबसे बड़ी समस्या हमारे विद्यार्थियों को ये बिल्कुल नहीं ध्यान होता कि कौन से शब्द का क्या अर्थ होता है। अगर आपने अर्थ लेने शुरू किए तो ये आप मानकर चलो कि आपका बहुत जल्द ही हिंदी पर अधिकार होना शुरू होगा। ये मैं मानती हूँ कि इतना आसान नहीं है, हर जगह नहीं मिलते, पर कोशिश होनी चाहिए। जैसे मैं विद्यार्थियों से पूछती हूँ कि वी का अर्थ बताओ क्या होगा, अब यहाँ आने के बाद उन्हें समस्या आ जाती है कि वी का अर्थ क्या है, जबकि ये नहीं कि आपने इसे पढ़ा नहीं है, खूब शब्द पढ़े हैं आपने, लेकिन अर्थ नहीं। जैसे मैं आपको एक सिंपल बताऊं, वियोग आप सब जानते हैं, वहाँ वी का अर्थ आप बता देंगे मुझे। विषाद विशेष दुख के लिए आप यूज़ करते हैं, वहाँ आप बता देंगे। लेकिन जब एक पूछा जाता है तो ऐसा लगता है कि ये अर्थ क्या आ गया। तो यहाँ वी का अर्थ होता है विशेष। अगर मैं बात करूं आ भी आपने खूब पढ़ा है, लेकिन जब पूछा जाता है तो आप नहीं बता पाते हो क्या उपसर्ग का अर्थ क्या होगा। लेकिन आपको याद होगा, जैसे आपने शब्द पढ़े हैं समास टॉपिक के अंदर बहुत बार, आ जन्म, आ मरण वगैरह, वहाँ बता देते हैं मृत्यु पर्यंत या मृत्यु तक, जन्म से, ऐसे आप बता देते हैं। तो इसका मतलब, एक आपने और भी पढ़ा होगा शब्द आवरण वगैरह, वहाँ बता देते हैं आकार चारों ओर। तो यहाँ आकार अर्थ हम चारों ओर से लेते हैं। क्री धातु करना, इसका अर्थ मैंने आपको बताया। प्रत्यय अनप्रत्यय है। प्रत्यय का अर्थ वैसे मैं आपको बता दूं कि 99% पुल्लिंग में वाला का अर्थ देता है, और स्त्रीलिंग में वाली शब्द का ये क्या देगा? अर्थ। वाली का अर्थ देता है स्त्रीलिंग में और वाला का अर्थ देता है पुल्लिंग के अंतर्गत। तो व्याकरण शब्द का अर्थ हुआ यहाँ पर विशेष रूप से चारों ओर से
भाषा को शुद्ध करने वाला क्या कहलाता है? व्याकरण। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पता चल चुका होगा कि आखिर व्याकरण कहा किसे जाता है। तो ये तो मैंने आपको व्याकरण की बात बता दी। अब हम आगे की बात करते हैं। आखिर हमारा व्याकरण कुल कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, कितने भागों में हमने उसे बांट रखा है? तो मैं आपको बता दूं, आपसे पूछा जाता है तो आप कई कंफ्यूज हो जाते कितने भागों में बटा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं आप सबको इसके बारे में पता होता है। बच्चा सबसे पहले जब स्कूल जाता है तो आपने देखा होगा हम उससे सिखाते हैं ए आ क ख यानी वर्ण विचार। उसके बाद वर्णों के बाद हम उसे सिखाते हैं शब्द, और शब्द के बाद हम उसे क्या सिखाते हैं? वाक्य। तो इसका मतलब अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो व्याकरण है वो कुल कितने भागों के अंतर्गत बटा हुआ है? 3। एक कहूं वर्ण विचार, एक शब्द विचार, और एक होता है वाक्य विचार। आपकी जितनी व्याकरण है वो इन्हीं में से किसी पार्ट में बटी हुई होती है, चाहे वो तत्सम तद्भव देशज विदेशी हो, चाहे से वो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय हो, चाहे से वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया हो, कहीं ना कहीं यहीं से आते हैं, विलोम पर्यायवाची वगैरह। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो पार्ट्स किसके हैं, तो हम उसी से चलते हुए इन तीनों को ही क्लियर करेंगे। रीट में पूरी व्याकरण है ही आपके लगभग अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो पढ़ना हमें पूरा ही है। तो इसमें मैं आपका जो शुरुआत करूँगी वो सबसे पहले एज यूजुअल जैसे मैं क्लासेस में लेती हूँ वैसे ही मैं आपके लिए यहाँ पर भी पढ़ा रही हूँ। हम इसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे शब्द विचार की। तो हम शुरुआत कर रहे हैं शब्द विचार, हमारा जो पहला इसमें चलेगा, जिसके होते हुए हम अपने पॉइंट्स पर जाएंगे कि आखिर हमें कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट हमारा यहाँ से शुरू है विचार, शब्द विचार। शब्द विचार के बाद हम वर्ण विचार पढ़ेंगे और उसके बाद हम वाक्य विचार पर बात करेंगे। नियम ये कहता है साइकोलॉजी कि मुझे सबसे पहले आपको वाक्य विचार पढ़ाना चाहिए, और ऐसा अगर आप जानते हैं तो आप लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी होगी, आपको पता है भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य होता है। और आप सबने पढ़ा होगा समग्रतावाद, गेस्टाल्टवाद, जिसमें कहा जाता है कि हमेशा ज्ञान पूर्ण से आना चाहिए, पूर्णता से अंश की ओर। तो अगर बात करें भाषा की जो पूर्ण इकाई है वो क्या होती है? वाक्य। तो हमें सबसे पहले वैसे वाक्य, वाक्य के बाद शब्द और शब्द के बाद वर्ण पढ़ना चाहिए। शुरुआत हम शब्द से कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा सबसे वीक एक जोन होता है। वाक्य में हमारे सरल साधारण संयुक्त ये वाक्य आते हैं, तो हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से शब्द विचार से। तो सबसे पहली बात आती है आखिर शब्द कहते किसे हैं। इम्पोर्टेंट परिभाषा है शब्द की। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैं विद्यार्थियों से शब्द की परिभाषा पूछती हूँ कि आखिर शब्द कहते किसे हैं, तो विद्यार्थी जो सबसे पहले दिमाग में लेके आते हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, वो ये परिभाषा बताते हैं। जैसे वो ये बताते हैं मैं उनसे एक उदाहरण पूछ लेती हूँ। ये कि यहाँ मैंने 3 वर्ण लिख दिए, आपको नज़र आ रहे होंगे, पर क्या ये एक शब्द है? और जैसे ये लिखा जाता है तो समझ में आ जाता है नहीं ये शब्द तो नहीं है। फिर वो तुरंत कहते हैं कि शब्द नहीं है, एक्चुअली उसमें सार्थक और आना चाहिए। तो वो कई परिभाषा बता देते हैं कि 2 या 2 से अधिक सार्थक वर्णों का मेल। कई बच्चे कुछ और भी परिभाषा बताते हैं। एग्जाम्स में कौन सा कथन सत्य है उसके अंतर्गत एक परिभाषा देखी गई है, क्या कि 2 या 2 से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। ये परिभाषा देखने को मिलती है। मैं बता दूं, अगर आपने ऐसा लिखा है
तो ये गलत है, आपको कट का निशान दिख गया होगा, ये परिभाषा गलत है। लेकिन हमारे बच्चे सिर्फ रटते हैं। हमारे विद्यार्थियों के दिमाग में एक ही सोच है कि हिंदी को रट लो याद हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैज्ञानिक लिपि है हमारी देवनागरी लिपि, यानी पूर्ण तथ्यात्मक रूप से चलती है नियमों पर। अगर आप नियमों को पढ़ते हुए आगे बढ़ोगे तो आप इसमें असफल नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसे रटने का प्रयास किया तो ये कन्फर्म है आप असफल होंगे। तो बच्चे तो हमारे सिर्फ रटते हैं। अब जैसे ही मैं ये कट का निशान लगाती हूँ, क्यों भाई सार्थक वर्णों का ही तो मेल होता है, जी नहीं, ये परिभाषा गलत है। इवन मैं कहूँ ये परिभाषा बिल्कुल वो की वो है, क्या 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल, उसमें और इस परिभाषा में कुछ अंतर नहीं है, इक्वल है, समान है दोनों की दोनों। अब आपकी समस्या कैसे, देखिए आप कह रहे हैं यहाँ पे सार्थक क्या है, वर्ण, वर्ण सार्थक है। अब जैसे ही आपने कहा सार्थक वर्ण है तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ, फिर मुझे ये बताओ इस कै का जब वर्ण ही सार्थक है तो कै का अर्थ क्या है। अगर आप कहेंगे मैम कै का अर्थ तो कबूतर होता है, फिर मैं कहती हूँ क्यों, कमला भी तो हो सकता है, कबड्डी भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर तो कै का अर्थ अगर आप खरगोश बोलते हैं तो खंबा है, खड्डा है, खड़ा है, कुछ भी हो सकता है। फिर तो ये वर्णों का अर्थ थोड़ी होता है, वर्णों का तो कोई अर्थ ही नहीं होता है। इवन आपने पढ़ा होगा कि सार्थक भाषा की तो जो सबसे छोटी इकाई है वो शब्द ही होता है, वर्णों का तो कोई अर्थ ही नहीं है। तो ये सार्थक आता तो है लेकिन वर्ण से पहले नहीं, वर्ण के बाद, यानी परिभाषा होनी चाहिए 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को। थोड़ा मैं इसे इधर लिख देती हूँ, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द। तो ये सार्थक यहाँ की बजाय कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर, यहाँ आएगा ये सार्थक। तो ये परिभाषा हमारी बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही, कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को। नीचे भी मैं लिख देती हूँ आपके लिए, किसी को कन्फ्यूजन ना हो, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यहाँ करके भी 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं क्या 2 होने ज़रूरी है, नहीं होने को तो एक भी हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादातर है नहीं ना शब्द। 90 से 95% में कम से कम 2 वर्ण आ ही जाते हैं। यूँ अगर हम बात करें आ, जा, ये भी शब्द हैं। तो आपकी परिभाषा ऐसी भी अगर आपको मिल जाती है तो वो भी सही रहेगी कि 1 या 1 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द। तो भी परिभाषा गलत नहीं होगी। इवन आपको सबसे पहले इसी को ही चुनना है कि 1 या 1 से अधिक वर्णों का जो भी सार्थक मेल होगा उसे क्या कहेंगे, शब्द, यानी उसका अर्थ निकलना पर जरूरी है। और सार्थक शब्द हमेशा वर्ण के कहाना चाहिए बाद में। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि आखिर हम शब्द किसे कहते हैं। बात करें अब हम लोग आगे की शब्द के भेद, कि आखिर शब्द के भेद कितने हैं। सब बच्चे अपने अपने हिसाब से बताते रहते हैं, अलग 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 अलग, लेकिन यहाँ तो हमें बताना है आप लोगों को, आपको आंसर तो देने हैं नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए कि शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन से 2 भेद, हम उस पर बात करेंगे अभी। देखिए, एक इसके अंदर होता है सार्थक शब्द, और एक होता है निरर्थक शब्द। 2 भेद होंगे, एक सार्थक और एक निरर्थक। अगर मैं सार्थक शब्द की बात करूं यहाँ से, तो सार्थक शब्द का टुकड़ा होता है से, धन, अर्थ, धन, क, ऐसा हम इसका टुकड़ा कर सकते हैं। से उपसर्ग है, इसमें अगर हम टुकड़ा करें तो निर्धन, अर्थ, धन, क, निरुपसर्ग। से का अर्थ होता है सहित, निर का अर्थ होता है रहित। मैं आपको इन सब शब्दों के टुकड़े साथ के साथ इसलिए बता रही हूँ कि
धीरे धीरे एक साथ हम पूरी व्याकरण आपको नहीं पढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे हर टॉपिक आ जाएगा, लेकिन उस समय इन सारे शब्दों के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से इन चीज़ों के टुकड़े करते हुए चलेंगे तो एक टाइम के बाद जब आप दोबारा रिवाइज कर रहे होंगे, अपनी चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, अच्छा इसमें संधि है तो कौन सी, उपसर्ग है तो कैसे आया, प्रत्यय है तो कैसे आया। से मैं आपको साथ के साथ इन चीज़ों को लेती हुई चल रही हूँ। सह यानी सहित, अर्थ यानी अर्थ, जो अर्थ के साथ है, सहित है, वो है सार्थक। और निर्धन अर्थ, निर यानी रहित है, अर्थ वाला रूप, जो अर्थ के रहित वाला रूप है का प्रत्यय रूप में वाले के रूप में हम लेंगे तो अर्थ के साथ वाला रूप तो है सार्थक और अर्थ से रहित वाला रूप है निरर्थक। यानी जिनके अर्थ आएंगे वो सार्थक, जिनके अर्थ नहीं आएंगे वो निरर्थक। अब बात आती है कि क्या हम निरर्थक शब्दों का प्रयोग दैनिक जीवन में करते हैं, हाँ या ना? तो हम सब करते हैं दैनिक जीवन में निरर्थक शब्दों का प्रयोग। अगर हम लोग बात करें कैसे, तो मैं कुछ उदाहरण यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए। जैसे हम बोल देते हैं चाय वाय, पानी वानी, सब्जी वब्जी, रोटी वोटी, दूध वूध, हमने ऐसा बोला है। गानों में भी आपने सुन लिया होगा, दिल विल, प्यार व्यार, ऐसे। अगर मैं इसमें बात करूं, इनमें एक सार्थक शब्द है, एक निरर्थक शब्द है। अगर मैं बात करूं चाय, चाय शब्द सार्थक है। कैसे पता चलेगा? आप वाक्य में प्रयोग करते हैं, मम्मी चाय वाय बना ली क्या, पता चल जाएगा कि हाँ क्या कहना चाह रहे हैं। मम्मी चाय बना ली क्या, तो भी पता चल जाएगा। और मम्मी वाय बना ली क्या, यानी इस वाय का कोई भी अर्थ नहीं है। अपने मित्रों के यहाँ आप जाते हैं, कई बार कह देते हैं अरे यार चाय वाय ना सही, कम से कम पानी वानी तो पिला दे। तो ये पानी तो सार्थक है, वो कई बार कह भी देता है कि पानी तो पिला देंगे, वानी नहीं है, यानी वानी शब्द निरर्थक है और पानी शब्द क्या है, सार्थक। ऐसे ही सब्जी सार्थक है और वब्जी शब्द क्या है, निरर्थक है। जब मैं ऐसी चीज़ें बता रही होती हूँ तो कई बच्चे कहते हैं कि हम तो ऐसी शब्दावली का प्रयोग ही नहीं करते, हम तो सीधा ही चाय पानी सब्जी ये बोलते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, आप सब यूज़ करते हैं निरर्थक का। कुछ जगह हमें पता है और कुछ जगह हमें नहीं पता है। जैसे मैं उदाहरण की बात करूँ कुछ और, ये देखिए एक शब्द आप खूब यूज़ करते हैं, आमने सामने। आप कहते हैं आमने सामने बैठकर बात करते हैं, सामने बैठकर बात करते हैं, आमने बैठकर बात करते हैं। तो आपको पता चल चुका, इस आमने का कोई भी अर्थ नहीं है। अर्थ सिर्फ कौन से शब्द का है, सामने का। आमने का आपके पास कोई भी अर्थ नहीं है। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़, कई बच्चे अपने दिमाग में ऐसा रखते हैं निरर्थक का यूज़ हमेशा बाद में होता है और सार्थक पहले आता है। तो ऐसा भी नहीं है। ये उदाहरण मैंने इसीलिए बताया, ज़रूरी नहीं है, निरर्थक कहाँ भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है, हमेशा बाद में आए ये ज़रूरी नहीं। वो आप जैसे प्रयोग करेंगे पता चल जाएगा आपको। ऐसे ही आपने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह जाते हैं, किसी भी हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, किसी भी चीज़ की आपको जानकारी प्राप्त करनी है, तो आपने देखा होगा एक जगह लिखा होता है अंग्रेजी के अंदर इंक्वायरी सेंटर, कुछ ऐसा, और एक जगह हिंदी में लिखा होता है पूछताछ केंद्र। तो आप सबने खूब यूज़ किया होगा पूछताछ केंद्र, खूब सुना भी होगा आप लोगों ने। अगर मैं बात करूं, इंक्वायरी यानी तो पूछना होता ही है, सेंटर यानी केंद्र हो गया वो तो फिर, लेकिन यहाँ तो पूछताछ, यानी ये जो ताछ शब्द है ये निरर्थक है, ये सार्थक नहीं है। तो कहने का मतलब हम खूब यूज़ कर रहे हैं पूछताछ शब्द का, कि कहीं हमें पता है कि ये निरर्थक है और कहीं हमें पता नहीं है। लेकिन हम एक चीज़ कह सकते हैं क्या, कि ये जो निरर्थक शब्द है ना, इसका यूज़ तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन इनका यूज़ कभी भी अकेले स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। यानी मैं अकेला वाय, अकेला वानी, अकेला वब्जी, इन शब्दों का यूज़ नहीं कर सकती भाषा में। तो ये निरर्थक शब्द हमेशा प्रयोग में किसके साथ ही आते हैं, सार्थक। सार्थक शब्दों के साथ ही ये सदैव किस में आएंगे, प्रयोग में। निरर्थक के साथ
जो है वो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, अकेले नहीं, वो किसके साथ प्रयोग में आते हैं भाषा में, सार्थक शब्दों के साथ। अकेला इनका स्वतंत्र रूप से यूज़ नहीं होता। यहाँ आकर के कुछ बच्चों के दिमाग में एक चीज़ और आती है, जब निरर्थक का कोई अर्थ ही नहीं है फिर ये शब्द कैसे आया, तो न चाहते हुए भी इसे आपको पढ़ना होगा। आखिर ऐसा क्यों? तो देखिए, आपके तत्सम तद्भव देशज विदेशी टॉपिक के अंतर्गत है। ये जितने निरर्थक शब्द होते हैं ना, ये सब के सब देशज शब्द होते हैं। कहीं उसने क्वेश्चन दे दिया वहाँ पर कौन सा देशज शब्द नहीं है, और वहाँ पर पता चल रहा है आपको उसने दे दिया वाय या उसने दे दिया आमने या ताज, तो आपको पता होना चाहिए जितने निरर्थक शब्द होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं, देशज, ये देशज के अंतर्गत आएंगे। तो एक तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपकी। सेकंड चीज़, क्वेश्चन भी आया हुआ है, एक टॉपिक आपके समास, और समास में एक आता है द्वंद्व समास। और मैं आपको बता दूं, द्वंद्व समास में वहाँ पर शायद ग्राम सेवक में एक क्वेश्चन आया था कि कौन से जो समास है जिसमें निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है, और वो कथन के अंतर्गत था। तो उसमें था कि कथन में था कि द्वंद्व समास में निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है। बच्चों ने जैसे देखा निरर्थक शब्द, उसे तुरंत काट दिया, जबकि ये सही है कि आप जब आगे द्वंद्व समास पढ़ोगे उसमें आपको किन का यूज भी मिल सकता है, निरर्थक। तो आगे जाके जब आप समास पढ़ोगे, मैं वहाँ द्वंद्व समास में बताऊंगी कि ये निरर्थक शब्द भी इसमें आ सकते, तो आपके कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि आखिर ये निरर्थक शब्द क्या होते हैं, ये तो हमें पता ही नहीं है। इससे मैंने आपको यही बता दिया, तो न चाहते हुए भी हमें इन्हें पढ़ना है। और तीसरी एक चीज़ जो अभी वैसे जुड़ी हुई नहीं है, वाक्य शुद्धि। वाक्य का पहला ही नियम है कि कभी भी उसमें निरर्थक का यूज ना हो। अगर वाक्य शुद्धि में कभी निरर्थक शब्द दे दिया गया है तो वो वाक्य व्याकरणिक रूप से अशुद्ध होगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा कि सार्थक शब्द क्या है और निरर्थक शब्द क्या है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ से मुझे दो चीज़ें आपको और बतानी है, वो मैं आपकी ले रही हूँ यहाँ से। जैसे वाक्य शुद्धि वगैरह के अंतर्गत कहीं ना कहीं आपके काम आ ही जाती हैं कुछ चीज़ें, तो उस पर मैं बात कर रही हूँ आपसे। वो क्या, देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ से तो व्याकरण शब्द व्याकरणिक रूप से स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। ये इसलिए भी पता होना चाहिए कि वाक्य शुद्धि चाहे से ना हो आपके सिलेबस में लिखा हुआ, लेकिन आपके लिंक टॉपिक तो है ही, और क्वेश्चन भी वहाँ से आता है। हो सकता है व्याकरण शब्द ही देख करके उसने पूछ लिया, तो दिमाग में तुरंत एक ही चीज़ आता है, जैसे व्याकरण लिखी जाती है। बहुत बार वाक्य शुद्धि में आ जाता है कामता प्रसाद गुरु ने व्याकरण लिखी, गलत है। हिंदी के अंतर्गत, मैं हिंदी इसलिए बात कर रही हूँ कि संस्कृत में ये ऐसा नहीं है। मैंने आपको शुरू में भी अभी कुछ समय पहले बोला था, हिंदी संस्कृत दोनों अलग अलग हैं, आपको दोनों को अलग अलग तरीके से ही पढ़ना होगा। हिंदी के अंतर्गत व्याकरण जो शब्द है वो स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। यानी वाक्य शुद्धि के अंतर्गत आना चाहिए कि कामता प्रसाद गुरु ने, मैं लिख देती हूँ आपके लिए, व्याकरण लिखा, लिखी नहीं। कामता प्रसाद गुरु ने व्याकरण लिखा, ऐसे आना चाहिए। तो व्याकरण शब्द का यूज हमेशा किस में होगा, पुल्लिंग में। अगर मैं बात करूं इसके बाद पुस्तकों के नाम, मैंने पुस्तक शब्द की बात नहीं की है, पुस्तकों के नाम सदैव पुल्लिंग में होते हैं। पुस्तक शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग होता है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ पुस्तकों के नाम की। पुस्तकों के नाम सदैव पुल्लिंग में आते हैं। कई बार आ चुका है क्वेश्चन कि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तो लिखी नहीं, लिखा। उसमें भी वाल्मीकि शब्द शुद्धि के हिसाब से आपका बहुत अशुद्ध होता है। तो वाल्मीकि में वल्मीक मूल शब्द होता है और ई प्रत्यय होता है, यहीं से आप देख लेना। जैसे वल्मीक दीमक या चींटी के बिल को बोला जाता है, तो वाल्मीकि ने रामायण लिखा, लिखे नहीं। तो मैं बात कर रही हूँ पुस्तकों के नाम। पुस्तकों के नाम सदैव किसके अंतर्गत आएंगे,
पुल्लिंग में। पुस्तक शब्द, जैसे वाल्मीकि ने पुस्तक लिखी, पुस्तक होता तो लिखी आता, पुस्तक का नाम लिखा हुआ है तो ये है। तो कई बच्चे मुझसे वाक्य में पूछ लेते हैं फिर कि वाल्मीकि ने रामायण नामक पुस्तक, फिर क्या लिखें? तो जैसे ही आपने आगे रामायण नामक पुस्तक, जैसे ही पुस्तक लिखा, अब वहाँ लिखा नहीं आएगा, वहाँ क्या आएगा? लिखी। तो पुस्तक शब्द आते ही लिखी आ जाएगा। पुस्तक हटा दोगे, सिर्फ पुस्तक का नाम है तो वो चीज़ यहीं आएगी। कई बच्चे पूछते हैं गीता आ गया, तो जी गीता का उपदेश सुनाया ही गया था, गीता है, महाभारत है। वाक्य शुद्धि में आया हुआ है एग्जाम में एक क्वेश्चन कि मोहन के घर में महाभारत छिड़ गई, तो छिड़ गई नहीं, छिड़ गया। तो आपको ये ध्यान रखना है। मैंने क्या बताया, व्याकरण शब्द सदैव क्या रहेगा? पुल्लिंग। पुस्तकों के नाम भी सदैव क्या रहेंगे? पुल्लिंग। परंतु पुस्तक शब्द का प्रयोग हमेशा किस में होगा? स्त्रीलिंग में। तो मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया आखिर शब्द किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे शब्द के भेद पर। ये शब्द के प्रकार आ गए। अब सार्थक शब्दों के, सार्थक शब्दों के जो भेद या प्रकार हैं उन पर अब हम क्या करेंगे बात। तो सार्थक शब्दों को आखिर हम कितने भागों के अंदर बांट सकते हैं? तो हम सार्थक शब्दों का यहाँ वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो हमारा शुरू होगा सार्थक शब्दों का वर्गीकरण। अगर हम सार्थक शब्दों के वर्गीकरण पर बात करें तो हम सार्थक शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में कर सकते हैं? 4। वो 4 पार्ट कौन से हैं उन पर बात करते हैं पहले। एक होता है अर्थ के आधार पर शब्द आएंगे, एक आता है रचना के आधार पर, एक आता है उत्पत्ति के आधार पर, और एक आता है रूप के आधार पर। हम कुल कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। बात करें अर्थ के आधार पर कौन से शब्द हैं, रचना के आधार पर कौन से, तो अलग अलग हम बात कर लेते हैं। जैसे अर्थ के आधार पर पूछते तो कई बच्चे तो कहते हैं 2, सार्थक और निरर्थक। तो हम सार्थक शब्दों का वर्गीकरण तो पढ़ ही रहे हैं, निरर्थक का तो है ही नहीं यूज़। तो अगर हम सार्थक की बात करें तो इसके अंदर अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के मुख्यतः होते हैं ये शब्द। अगर हम लोग बात करें 4 कौन कौन से, तो मैं आपके लिए यहाँ लिख देती हूँ। एक होता है एकार्थी शब्द, एक अनेकार्थी शब्द, एक पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, समानार्थी भी हम इन्हें बोल देते हैं। एक इसमें होता है विलोम शब्द, या हम विलोम को विपरीतार्थी भी बोल देते हैं, विलोम या विपरीतार्थी। ये 4 मुख्य हैं। 2 इसके अलावा जो मैं बताती हूँ, एक है शब्द युग्म और एक वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये है हमारे अर्थ के आधार पर। अगर बात करें तो आपको नज़र आ रहा होगा नीचे वाले दोनों मैंने भेद में नहीं बताए, मुख्यतः जो भेद बताए मैंने 4 ही बताए हैं। फिर आपके दिमाग में आएगा कि शब्द युग्म और वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो एकार्थी है,
इसका उपभेद होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, और ये जो अनेकार्थी है इसका उपभेद होता है शब्द युग्म, ये इसका उपभेद है। तो अगर हम लोग बात करें ये दोनों जो हैं नीचे वाले, ये भेद न होकर इनके क्या हैं, उपभेद हैं। बात करूँ रचना के आधार पर तो 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अच्छा, कई छात्र ऐसे भी होते हैं जो अर्थ के आधार पर 8 भेद बता देते हैं, वो निषेधवाचक और वो सकारात्मक, नकारात्मक, आज्ञार्थक, वो वाक्य होते हैं। यह हम किसकी बात कर रहे हैं, शब्द की। कई रचना के आधार पर 3 ही बताते पर उनके दिमाग में होता है सरल साधारण संयुक्त, तो वो वाक्य के भेद हैं, और हम यहाँ पर रचना के आधार पर शब्द के भेद की बात कर रहे हैं। वैसे ये आपके सिलेबस के अंतर्गत है नहीं, ये हम पढ़ेंगे भी नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया है। उत्पत्ति के आधार पर बात करूं, ये आपके सिलेबस में है, 4 पॉइंट आते हैं इसके, 4 भेद, एक तत्सम, एक तद्भव, एक देशज, एक विदेशी या विदेशज, 4। वैसे इसके अलावा इसमें हम 2 पार्ट और कर सकते हैं, एक संकर शब्द और एक अनुकरणात्मक शब्द। लेकिन ये ना भेद है ना उपभेद है। भेद कितने ही हैं इसके, 4। अगर मैं बात करूं यहाँ आकर के कई बच्चों के दिमाग में एक चीज़ आती है कि अगर हमसे पूछ लिया न्यूमेरिकल संख्यात्मक रूप में कि अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं शब्दों के, और ऑप्शन में 4 भी दे दे, 6 भी दे दे, या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन में 4 भी दे दे, 6 भी दे दे, तो हम एक आंसर क्या देंगे, तो आपके आंसर क्या ही होने चाहिए, 4, 6 नहीं आएंगे। अगर बात करूँ संकर शब्द और अनुकरणात्मक शब्द, ये ना भेद है ना उपभेद, उधर वो भेद और उपभेद तो थे, फिर ये क्या चीज़ है, तो जब ये चीज़ आएगी आपके यहाँ पढ़ाने में तो मैं आपको इनके बारे में बता दूंगी। बस इतना ध्यान रखना, भेद कितने हैं आपके, 4। सिलेबस में भी वैसे 4 ही हैं आप लोगों के इसके अंतर्गत जो दिए हुए हैं, बाकी हम पढ़ उसको लेंगे ही आगे। रूप के आधार पर बात करूँ तो 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक विकारी शब्द और दूसरे की बात करूं अविकारी शब्द। तो एक विकारी होता है और एक अविकारी, ये 2 इसके भेद हैं। अब जब मैं ये पढ़ा रही होती हूँ तो मैं बाद में विद्यार्थियों से क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि अगर आपसे पूछूं व्युत्पत्ति के आधार पर बताओ शब्द के कितने भेद हैं, तो बच्चे तुरंत कहते हैं 4। प्रयोग के आधार पर कितने भेद, इतिहास के आधार पर कितने, स्रोत के आधार पर कितने, तो बस वो इनको देखते हैं आप कौन सा, और अपने आप एक तुक्का लगाते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चनों की सिर्फ भाषा परिवर्तन है, आंसर तो यहीं से ही है, लेकिन अगर आपने उसे ध्यान से नहीं पढ़ा तो ये चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, गलत। तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ किस किस के अकॉर्डिंग कौन से भेद हैं। तो जो व्युत्पत्ति है वो यहाँ है, व्युत्पत्ति यहाँ पर है और बनावट भी यहीं पर है, यानी ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3 प्रश्न बनेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद, और तीनों ही आधारों पर शब्द के कितने भेद आएंगे, 3। वैसे यहाँ इतिहास, स्रोत, उत्पत्ति, 3 प्रश्न बन गए। इतिहास के आधार पर, स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद, आंसर आएगा 4। यहाँ रूप के साथ और क्या आ गया है, प्रयोग, यानी रूप और प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होंगे, 2, एक विकारी और एक अविकारी, ये 2 भेद, यानी इनकी सिर्फ भाषाएं परिवर्तित होंगी, आंसर एज इट वही रहेगा।
लास्ट चीज यहाँ के फिर भी एक क्वेश्चन, आखिर उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में क्या अंतर हो गया, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर उत्पत्ति क्या है और व्युत्पत्ति क्या है। अगर मैं बात करूं व्युत्पत्ति पर, तो एक शब्द में, यहाँ शब्द के आधार पर मैं इसके अर्थ में बता देती हूँ। व्युत्पत्ति हम बोल सकते हैं कैसे, यानी हमारा शब्द कैसे बना, वह है व्युत्पत्ति। और उत्पत्ति में एक शब्द में कहूँ तो कह सकती हूँ कहाँ से, यानी शब्द कहाँ से आया, वह है उत्पत्ति। और शब्द बना कैसे, वो क्या है, व्युत्पत्ति। तो मेरे हिसाब से आपको ये डायग्राम पूरा का पूरा क्लियर हो चुका होगा। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। एकार्थी का उपभेद वाक्यांश के लिए एक शब्द और अनेकार्थी का उपभेद शब्द युग्म। रचना, व्युत्पत्ति और बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़। इतिहास, स्रोत, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। एक अलग से पढ़े 2 शब्द, एक संकर, एक अनुकरणात्मक, लेकिन ना भेद है ना उपभेद, फिर क्या है। तो जब ये हम पढ़ेंगे, इनका नंबर आएगा तब वो पता चलेगा आपको। और उधर से बात करूँ रूप या प्रयोग के आधार पर, तो शब्द के कितने भेद हुए, 2, एक विकारी और एक अविकारी। अब हम इन्हीं को ही यहाँ से आगे की ओर पढ़ना शुरू करेंगे, यानी इस डायग्राम में जो जो चीज़ें आई हम उन्हीं को ही क्लियर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ये वाला पार्ट लेंगे, प्रयोग या रूप के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है उसका। दो भेद मैंने आप लोगों को बताए। एक विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द। 2। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें विकारी पर, तो पहली चीज़ है विकारी का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो विकारी का शाब्दिक अर्थ है, कई दोष भी बताते हैं बच्चे, दोष होता है, विकार को दोष भी कहते हैं, ये अनेकार्थी शब्द है वैसे मैं आपको बता दूं, लेकिन यहाँ विकारी का अर्थ दोष नहीं है। इवन आपने संधि की परिभाषा पढ़ी होगी, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, वहाँ आप सबको पता है विकार का अर्थ एक होता है परिवर्तन, यहाँ वही अर्थ है। यहाँ विकारी का शाब्दिक अर्थ होता है परिवर्तन, यानी हम जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन कर देंगे वो क्या हैं, विकारी। अविकारी जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैं बता दूं, अविकारी का जो क्वेश्चन है वो कभी भी अविकारी के उसमें नहीं आता है, तो अविकारी की बजाय इसे हम एक और भी नाम से जानते हैं, अव्यय। इसका क्वेश्चन हमेशा अव्यय के नाम से पूछा जाता है। और सेकंड अगर बात करूं तो कई बच्चे इसका उच्चारण अवयव करते हैं। अवयव साइंस के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा, विज्ञान के अंदर शरीर के अंगों को बोलते हैं अवयव, उसमें वह पूरा होता है, वो ये है अवयव। इसका होता है शारीरिक अंग जो है वो, ये अव्यय है। अ उपसर्ग है, अ यानी नहीं और व यानी खर्च, जिसका खर्च नहीं होगा, यानी जो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो चीज़। अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन आया कि विकारी शब्दों के रूप में परिवर्तन कितने प्रकार से होगा, तो आप माध्यमिक शिक्षा वगैरह के बोर्ड के अंतर्गत वहाँ पर पाएंगे कि वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि विकारी शब्दों के रूप में परिवर्तन 3 प्रकार से होता है। वो मुख्यतः हैं 3, जो अगर मैं कहूँ इनडायरेक्ट वे में 2 क्वेश्चन तो रीट में वहाँ से
100% आते हैं। जो आप वहाँ पर 3 पढ़ते हैं मुख्यतः में, एक वहाँ पर आपको लिंग लिखा मिलता है, एक वचन लिखा मिलेगा और एक कारक। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में ये 3 आपको लिखे मिलेंगे कि जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक के द्वारा परिवर्तन होगा वो विकारी हैं। लेकिन मैं बता दूँ ये मुख्यतः हैं। इसके अलावा 2 गौण पाठ भी होते हैं। एक पुरुष और आता है इसके अंतर्गत, और पुरुष से पहले काल, काल में से भी आप लोगों के क्वेश्चन आता है। यानी लिंग से भी क्वेश्चन है आपके, वचन से भी है। ये टॉपिक हम आगे जाके पढ़ेंगे। काल टॉपिक भी है आपके आएगा, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके आएगा। तो मैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पुटअप होगा वो मैं आपको बताती जाऊँगी। इसका बहुत ही गौण रूप है। वैसे ये आप सर्वनाम के दौरान पढ़ेंगे। तो जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक काल तथा पुरुष के द्वारा परिवर्तन होगा उन्हें हम क्या कहेंगे? विकारी। अगर मैं कहूँ विकारी के भेद कितने होते हैं, तो भेद हैं 4। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम। नियम से तो 3rd नंबर पर क्रिया आना चाहिए, लेकिन मैं क्रिया लिख नहीं रही हूँ। पहले मैं विशेषण लिख रही हूँ और उसके बाद मैं क्रिया लिख रही हूँ। होते यही 4 हैं, पर मैंने ये सीक्वेंस इसलिए चेंज की कि जब हमारे स्टूडेंट एक साथ बोलते तो क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन दोनों को एक साथ बोल जाते हैं। जैसे ही क्रिया विशेषण बोलते हैं, क्रिया विशेषण एक अव्यय का भी भेद है। जैसे मैंने विशेषण पहले लिखा है कि आपसे वो गलती ना हो, क्रिया विशेषण न बन पाए वो, इसलिए यहाँ बोलोगे तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये तीनों आपके सिलेबस में है। संज्ञा भी, सर्वनाम भी और विशेषण भी। और ये मान के चलिए इन 3 में से 2 क्वेश्चन तो आपके आए ही आएंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ से अविकारी में, तो जिनके रूप में लिंग वचन कारक वगैरह से परिवर्तन नहीं होगा वो अविकारी। कैसे परिवर्तन नहीं होगा वो जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा आपको धीरे धीरे। वैसे बात करें अव्यय से एक क्वेश्चन 100% रीट में पुटअप होगा ही होगा। ज़्यादा लंबा चौड़ा ये टॉपिक नहीं होता है। लगभग 1.5-2 घंटे की क्लास में ये नॉर्मली आप लोग जब हमारे साथ होते हो ये क्लियर हो जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन वो भी 101% आएगा, तो वो जब पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। अविकारी की बात करें तो 4 भाग हैं हमारे यहाँ पर इसके। एक क्रिया विशेषण, एक समुच्चय बोधक अव्यय, एक विस्मयादि बोधक अव्यय। 3 ये हैं, यहाँ पर ये अव्यय के भेद हैं। एक और है जिससे पिछली बार आपके क्वेश्चन आया था, वैसे इसमें से क्वेश्चन आता नहीं है, संबंध बोधक अव्यय। ये 4 भेद। एक इसके अलावा भी पढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में इसके 5 भेद बताए गए हैं। क्वेश्चन इससे भी बहुत आता है, पढ़ना आपको भी सारा ही है, पर अपने यहाँ हम ये कह सकते हैं इसे भेद ने मानकर इन 4 का उपभेद माना हुआ है। तो क्रिया विशेषण यहाँ आ गया, इसीलिए मैंने आपको यहाँ क्रिया नीचे लिखा था और विशेषण ऊपर, नहीं तो ये दोनों इक्वल से हो जाते हैं उच्चारण के अंदर। समुच्चय बोधक, विस्मयादि, संबंध, निपात आप लोगों के समुच्चय में भी आ चुका, विस्मयादि में भी, संबंध में से भी आ चुका है। तो पढ़ने तो हमें सारे हैं इसके अंदर। तो अविकारी के या अव्यय के कितने भेद बताएंगे आप? 4। 5 नहीं करने हैं आप लोगों को, भेद आपको कितने ही करने हैं? 4। पढ़ने हमें सारे ही हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ लास्ट टाइम में कि आपके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से। मैंने कहा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये तीनों टॉपिक आपके सिलेबस में, और कम से कम आप ये मान के चलना कि इन तीनों में से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे। इधर इनके रूप में परिवर्तन हो रहा है लिंग से, वचन से, कारक से मुख्यतः। इसके अलावा मैंने काल और पुरुष बताया। पुरुष हम सर्वनाम में ही वैसे पढ़ लेते हैं, काल आप आगे पढ़ेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में है ये। लिंग भी आपके सिलेबस में है और वचन भी आपके सिलेबस में है। इन तीनों से ही एक एक क्वेश्चन 101% आपके रहेगा और एक क्वेश्चन अविकारी या अव्यय से रहेगा। इस डायग्राम को हम इसी रूप में पढ़ेंगे, यानी हम सबसे पहले संज्ञा पढ़ेंगे, फिर सर्वनाम पढ़ेंगे, फिर विशेषण पढ़ेंगे। तो कल हम इसकी शुरुआत करेंगे संज्ञा से। धन्यवाद।